नमस्कार दोस्तों, नगरीय भूगोल की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगरीकरण के चक्रण के प्रकार में कि आखिर नगरीकरण का चक्र कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो मुख्य रूप से बात करेंगे तो नगरों का जो चक्र है मुख्य रूप से ये 3 स्टेज में होता है, 3 अवस्थाओं में होता है। ये जो नगरों के चक्र की जो बात की जाएगी वो मुख्य रूप से डिपेंड है कि कोई क्षेत्र कैसे नगरीकृत हो जाता है, कैसे वहाँ की जनसंख्या कैसे नगरीकृत हो जाती है, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे नगरों में कन्वर्ट होने लगते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि नगरों का जो परसेंटेज है नगरों की वृद्धि की वो रुक जाती है और कभी कभी क्या होता है कि वो निगेटिव में भी चली जाती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो बात करेंगे कि नगरों का चक्र जो है वो क्या कहलाता है, तो बात करेंगे तो मतलब किसी राष्ट्र की जो कृषि सामाजिक व्यवस्था, मतलब कोई राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवस्था से जब औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है, जिसे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता है, उसको हम नगरीकरण के चक्र में शामिल करते हैं। तो आखिर बात क्या कह रहा है, कोई राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवस्था से औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है, जिससे नगरीय जनसंख्या का क्या होता है, प्रतिशत बढ़ता है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नगर की हम बात ही वही करें कि जिसकी अधिकांश जनसंख्या क्या हो, वो कृषि के इतर किसी अन्य व्यवसाय पर डिपेंड होती है। उसको हम क्या लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नगर की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा मैंने पहले बताया भी है। तो इसकी जो नगरीकरण की चक्रण की बात करेंगे तो उसको हम इस वक्र के माध्यम से हम इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये एक डायग्राम है, इसमें वक्र के जरिए हम आपको बताएंगे, कर्व के जरिए, कि कैसे कोई नगरीय जनसंख्या बढ़ती है। ये वक्र उसको दर्शा रहा है। तो आइए पहले वक्र समझ लेते हैं, तो ये सब थ्योरी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो हम बात करेंगे तो अगर जो देखें तो ये प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इसमें जो ये नगरीकरण की अवस्थाएं दर्शा रहा है नीचे की तरफ, और इस तरफ जो ये लाइन जो है वो दर्शा रहा है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब 20, 40, 60, 80, 100, 100% तक है। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है, कोई नगर ले लीजिए, कोई क्षेत्र ले लीजिए, मतलब कोई देश ले लीजिए, तो जो प्रारंभिक अवस्था में जब होता है फर्स्ट स्टेज में, तो उसकी जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, 25% तक क्या होती है, वो नगरीकृत हो जाती है। 25% तक नगरीकृत को क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज में रखते हैं। लेकिन जैसे 25% के बाद जब द्वितीय अवस्था शुरू होती है तो जो वक्र है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है, और इस अवस्था में क्या होती है, जो नगरीकरण जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और एक स्टेज पर आते आते करीब 75% के आसपास से आ करके ये द्वितीय अवस्था में देखेंगे तो देखिए काफ़ी तेज़ी से, मतलब द्वितीय अवस्था में जो नगरीकरण है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ता है। 75% के बाद में देखेंगे तो तृतीय अवस्था आती है, जो 75 से लेकर के वो 85, 80, 90, 100 तक भी पहुंच जाती है। उसमें क्या होता है कि नगरीकरण जो है लगभग कह सकते हैं 75 से 80 के आसपास आते आते जनसंख्या की जो ये रफ्तार है वो स्थिर हो जाती है, और जो लाइन है आपको लगभग सीधी दिखने लगती है। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी बनेंगी जो ये लाइन है वो नीचे की ओर आ जाएगी। अभी हम बात आगे करेंगे कि आखिर कौन कौन सी 2 अवस्थाएं आएंगी जिनके वजह से जो लाइन होती है वो नीचे की ओर कैसे आ जाती है। तो अगर जब बात करेंगे तो 75% तक तो यहाँ तक है। उसके बाद क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से ना बढ़ करके बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और ये क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन में आती है कि बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, मतलब बिल्कुल सीधी हो जाती है। उसके बाद में क्या होती है, नीचे की ओर आने लगती है। तो इस अवस्था की हम बात करेंगे कि आखिर ये अवस्था क्या कह रही है, उसके बारे में देखेंगे। तो इधर हम बात करें तो 3 अवस्थाएँ, प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था की बात करेंगे तो इसमें जो कुल नगरीय जनसंख्या होती है उसका 25% तक होता है। इसमें जो पूर्णतः जो समाज होता है वो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर होता है। कृषि पर निर्भर होता है अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो जनसंख्या होगी कृषि पर निर्भर होगी। उद्योग धंधे नाम मात्र के होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, क्योंकि नगरों में रहने वाली जनसंख्या कृषि तो कर नहीं सकती है, उससे अलावा ही कुछ अन्य कार्य करते हैं। तो वहाँ पर अगर देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं मतलब उद्योग धंधे, सेवा क्षेत्र, कोई यातायात के जरिए, इन सब में रोजगार के अवसर बहुत कम मिलते हैं। इससे लोग अधिकतर कृषि जनसंख्या जो कृषि की तरफ क्या होते हैं वो लगे रहते हैं। इसमें देश बात करेंगे तो युगांडा, तंजानिया, इथोपिया, केन्या, नेपाल आदि ये सब आते हैं। इनकी जनसंख्या का जो नगरीय प्रतिशत है वो 25% से कम होता है। जो दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था को हम त्वरण अवस्था या एक्सेलरेशन स्टेज बोलते हैं। इसको प्रारंभिक अवस्था को इनिशियल स्टेज बोलते हैं, प्रारंभिक या आरंभिक अवस्था कह सकते हैं। इसमें नगरीकरण का प्रतिशत 75% तक होता है, उससे कम ही होता है, 75% से कम। इसमें वक्र सबसे अधिक खड़ी होती है, वक्र रेखा जो होती है सबसे अधिक, देखिए इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, वक्र रेखा जो होती है वो सबसे अधिक खड़ी होती है। और उद्योग, व्यापार, यातायात आदि में रोजगार अधिक मिलने लगते हैं और प्रारंभिक कार्यों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। मतलब कि उद्योग, व्यापार, यातायात में
और भी कोई फैक्ट्री वगैरह, इन सब में क्या होता है, रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की वजह से कृषि के क्षेत्र में रोजगार, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और क्या होता है कि हम द्वितीय अवस्था में एक कंडीशन क्या हो जाएगी, जो व्यापार, उद्योग, यातायात इन क्षेत्रों में मिलेंगे और कृषि क्षेत्र में, मतलब प्राथमिक अवस्था में या कहें जो प्राथमिक कार्य होते हैं उनमें रोजगार जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे नॉर्वे, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, टर्की आदि ये सब आते हैं। लेकिन अगर जो बात करेंगे तो भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब क्या है, सब द्वितीय अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे भारत में देखें तो यहाँ पे नगरीकरण का प्रतिशत 31 है, चीन में 32 है। इसी तरीके से जब देखेंगे तो एक कम कर दीजिए भारत से, 29 के आसपास म्यांमार का है, 28 के आसपास करीब देखेंगे तो बांग्लादेश का आसपास पड़ेगा। लेकिन मुख्य रूप से आपको इतना ही जानना है, जो स्टेज की हम बात करें, यहाँ पर हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य रूप से हम क्या करें, स्टेज की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नॉर्वे, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, टर्की ये सब क्या है, द्वितीय अवस्था में है। यहाँ पर क्या होता है कि इस त्वरण अवस्था में जो वक्र रेखा काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। नगरीकरण की तृतीय अवस्था को हम संतृप्त अवस्था या टर्मिनल स्टेज बोलते हैं। इसमें 75% या उससे अधिक नगरीकरण इसको हम शामिल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो वक्र रेखा होती है वो लगभग उसकी तीव्रता, मतलब कि जो कह सकते हैं जो उछाल था वो लगभग समाप्त हो जाता है। और कभी कभी वक्र रेखा जो है वो नीचे की ओर दिखाई देती है। अब ये वक्र रेखा नीचे की ओर क्यों आई थी, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यही है कि एक तो क्या हो कि जो नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या, मान लीजिए कोई यहाँ पे नगर है, यहाँ पर कोई ग्रामीण है, इनका परसेंटेज अगर जो मान लें कि जैसे यहाँ पर 25% लोग रहते थे, यहाँ पर 75% लोग रहते थे, मतलब नगर में 25% और यहाँ पर कितने लोग रहते थे, यहाँ पर रहते थे 25% लोग, मान लेते टोटल 100 लोग थे, तो इसमें कितने 25, इसमें 75। लेकिन अगर जो इसमें क्या हो, इसमें 75% जो लोग 75 लोग रहते थे वो तो उतने ही रहे, मतलब यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या स्थिर हो जाए और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें उछाल आ जाए, मतलब ग्रामीण जनसंख्या बढ़ती रहे। तो अगर जो मान लीजिए यहाँ पर 75 और 25 जनसंख्या रह रही थी, मान लीजिए यहाँ की जनसंख्या बढ़ के 50 हो जाए, यहाँ की जनसंख्या कितनी हो, बढ़ के 50 हो जाए, तो इनके बीच में परसेंटेज में असंतुलन की स्थिति बन नहीं जाएगी, इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसका परसेंटेज घट जाएगा। तो परसेंटेज की तुलना में देखें तो नगर की जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी और जो ग्रामीण जनसंख्या बढ़ जाएगी। हालांकि लोग उतने ही हैं नगरों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि ग्रामीण जनसंख्या बढ़ने की वजह से नगर की जनसंख्या में परसेंटेज की तुलना में नगर की जनसंख्या क्या हुई, वो कम हो गई। एक तो कारण ये हो गया कि नगर की जनसंख्या में कमी आ जाए, मतलब नगर की जनसंख्या स्थिर, ग्रामीण जनसंख्या बढ़ जाए, तो दोनों के बीच में क्या होगा, असंतुलन हो जाएगा। और जो ग्रामीण जनसंख्या बढ़ जाएगी, और तो जब ग्रामीण जनसंख्या बढ़ेगी तो परसेंटेज में क्या होगा, ग्रामीण जनसंख्या 25% से क्या हो गया, बढ़ जाएगी, और नगर की जनसंख्या 25% से कम हो जाएगी। और दूसरा कारण है कि नगरों से जनसंख्या बाहर की ओर स्थानांतरित होने लगे, दूसरा कारण ये है। तो अब आखिर स्थानांतरित होने के पीछे कई कारण हैं। हो सकता है मान लीजिए आप जो लोग शहरों में रहते हैं वो क्यों शहरों में रहते हैं, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो शहरों में मिलती हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, और एक तरीके से कह सकते हैं यातायात की सुविधा और रोज़मर्रा की चीज़ें, और बाकी आप देखें तो स्कूल वगैरह ये सब क्या है शहरों में काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को मिल जाते हैं इस लोग, और रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए लोग शहरों की ओर आते हैं। लेकिन अगर जो आपको बिजली, सड़क, पानी और अच्छे स्कूल, रोजगार के अवसर अगर जो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने लगे तो क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जो मिलने लगेंगे तो वो जो ग्रामीण की जनसंख्या है वो जो स्थानांतरित हो रही थी वो नहीं जाएगी, और शहरों वाले भी ग्रामीण की तरफ आने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन तब बनती है जब ग्रामीण जो क्षेत्रों में, मतलब गाँवों में जब शहरों से ज़्यादा अच्छी सुविधा मिलने लगे तो लोग गाँव की तरफ रुख करने लगते हैं, क्योंकि शहरों में जितनी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं उसके पीछे कई सारे पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए और कई तरीके से नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं कुछ हद तक ज़्यादा रहती हैं, इससे लोग शहर की ओर गमन करते हैं। लेकिन अगर जो दोनों को तुलनात्मक रूप से पर्यावरण की दृष्टि से अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो मौसम है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ की हवा है, वो सब आपको शहरों से काफ़ी बेहतर मिलता है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी देखेंगे या एयर क्वालिटी का जो देखें तो शहरों की हवा जो होती है काफ़ी हद तक अच्छी रहती है। और जैसे जैसे शहर काफ़ी बड़े स्तर पर पहुँचते जाते हैं, वहाँ की जो हवा होती है वो बेकार होने लगती है, बहुत सी बीमारियाँ फैल जाती हैं, रहना
दुर्लभ हो जाता है, ऐसी कंडीशन बनने लगती तो लोग गांव की ओर रुख करने लगते हैं। लेकिन अगर जब गांव में अच्छी सुविधाएं मिलने लगे, अच्छे स्कूल हो गए, सड़क हो गए, बिजली हो गई, पानी हो गई, रोजगार के अवसर सब गांव में मिलने लगेंगे, तो फिर लोग गांव से शहर में ना जा करके शहर के लोग गांव की ओर जाने लगेंगे। ये एक इसकी वजह से क्या होता है कि नगरीकरण की तृतीय अवस्था में जो ये ग्राफ है, अगर जो ये क्या होता है, ये नीचे की ओर आने लगता है। इसके आने के पीछे दो कारण हैं। एक है कि नगरीय जनसंख्या स्थिर है और ग्रामीण जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होगी ये ग्राफ नीचे आएगा। दूसरा है नगरों से जनसंख्या बाहर की ओर स्थानांतरित होगी, मतलब बाहर से नगर के बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो तब भी ये ग्राफ जो होगा वो नीचे ही की तरफ ही आने लगेगा। तो ग्राफ के नीचे की तरफ आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तीसरी अवस्था के बाद हम तीसरी अवस्था में देखेंगे तो ये एक तरीके से कह सकते हैं चक्रीकरण क्रम में चलने लगता है। हालांकि इसको बोलते चक्रीकरण है, इसको याद रखिएगा, नगरीकरण का चक्र यही है नगरीकरण का चक्र। 3 अवस्थाएं हैं, आप लोग याद रखिए। एग्जाम में कभी आ जाए तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ये आप डायग्राम आप बना लीजिएगा, ग्राफ बना लेंगे तो थोड़ा उसको समझने में आसानी हो जाएगी। और ऐसी चीज़ें अगर आप बना देंगे तो नंबर देने वाले भी कोताही नहीं करेंगे, आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।